प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। पीएसपी कॉलेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। डेली न्यूज़ एनालिसिस में आज हम विश्व, भारत और राजस्थान की प्रमुख खबरों को लेकर के आपके बीच में उपस्थित हैं। सबसे पहली आज की जो महत्वपूर्ण खबर है वो संबंधित है मैनकाइंड फार्मा से रिलेटेड है दोस्तों। तो जब हम लोग इसकी बात करते हैं यहाँ पर, तो मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड तथा भारत सीरम है ना, तो मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड भारत सीरम एंड वैक्सीन लिमिटेड का अधिग्रहण करने वाली अग्रणी कंपनी के रूप में उभर रही है और इस सौदे में लक्षित कंपनी का मूल्य लगभग 1.5 बिलियन हो सकता है। तो इस प्रकार से मैनकाइंड फार्मा जो है वो 1.5 बिलियन डॉलर है ना के सौदे के साथ भारत सीरम का अधिग्रहण करने वाली अग्रणी कंपनी बनने की ओर अग्रसर है। मैनकाइंड फार्मा जिसकी स्थापना 1991 में की गई थी और इसका मुख्यालय जो है दिल्ली में है, भारत के अंदर। तो यह एक ऐसी कंपनी है जो 1.5 बिलियन डॉलर के सौदे में भारत सीरम एंड वैक्सीन लिमिटेड का अधिग्रहण करने जा रही है। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण खबर है और भारत सीरम कंपनी जो है उसके बारे में आप लोग जानते ही हैं। ये एक बायो फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसका मुंबई में एक अनुसंधान और विकास केंद्र है। 1971 में इसकी स्थापना की गई थी और कोविड के टीकों को लेकर के और फिर ये कंपनी जो है वो चर्चा में आई थी। तो भारत सीरम एंड वैक्सीन लिमिटेड का अधिग्रहण कौन सी कंपनी करने जा रही है? मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड। और कितने डॉलर का सौदा है ये? 1.5 बिलियन डॉलर का सौदा है। अगली महत्वपूर्ण खबर की तरफ हम लोग बात करते हैं दोस्तों। तो मराठी साहित्य के फादर फ्रांसिस डी ब्रूटो का पालघर में निधन हो गया है। प्रसिद्ध मराठी साहित्यकार, पर्यावरणविद और कैथोलिक पादरी फादर फ्रांसिस डी ब्रूटो का नंदाखाल स्थित उनके घर पर निधन हो गया है। वो मराठी साहित्य अकादमी पुरस्कार के विजेता रहे हैं। उसके बाद में फिर हम लोग बात करते हैं दोस्तों, वेल्स की बात करते हैं अगर, तो एलुनेड मॉर्गन है ना, ये आपको जो यहाँ पर चित्र दिख रहा है वो कौन है? एलुनेड मॉर्गन है। और एलुनेड मॉर्गन जो है वर्तमान में वेल्स की स्वास्थ्य के लिए कैबिनेट सचिव हैं और इन्हें जो है वो यहाँ पर लेबर पार्टी की एक नेता के रूप में वेल्स की पहली मंत्री बनने के लिए चुना जा रहा है। तो यहाँ पर वेल्स का पहला नया मंत्री कौन बनने जा रहा है? तो एलुनेड मॉर्गन बनने जा रही है। तो एलुनेड मॉर्गन वेल्स लेबर की नेता और वेल्स की पहली मंत्री बनने के लिए तैयार हैं। दोनों में से किसी भी भूमिका में सेवा करने वाली वो पहली महिला होंगी। उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं इंडोनेशिया से संबंधित। इंडोनेशिया की राजधानी कौन सी है दोस्तों? तो इसकी राजधानी है जकार्ता। और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति अभी कौन है? जोको विडोडो राष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लोग ये बात कर रहे हैं कि इनके जो पूर्व उपराष्ट्रपति हैं जिनका नाम क्या है? उनका नाम है हमजा हज और उनका निधन हो गया है दोस्तों। अगली जो महत्वपूर्ण खबर है वो संबंधित है भारत और ब्रिटेन से संबंधित है। भारत और ब्रिटेन ने 7 प्रमुख क्षेत्रों में संयुक्त प्रौद्योगिकी सुरक्षा पहल शुरू की है। तो भारत और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाने के लिए कितने क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी सुरक्षा पहल शुरू की है? प्रौद्योगिकी सुरक्षा पहल, ठीक है। और ये जो प्रौद्योगिकी सुरक्षा पहल शुरू की है वो कितने क्षेत्रों में शुरू की है? 7 क्षेत्रों में शुरू की है दोस्तों, जिसको हम लोग ये कहते हैं कि टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी और उससे रिलेटेड जो पहल शुरू की है, इनिशिएटिव जो लिया है दोस्तों, वो 7 क्षेत्रों में लिया है। तो दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों द्वारा समन्वित की जाने वाली TSI यानी प्रौद्योगिकी सुरक्षा पहल, और इस प्रौद्योगिकी सुरक्षा पहल को शुरू किया गया है। और कितने क्षेत्रों में शुरू किया गया है दोस्तों? 7 क्षेत्रों में शुरू किया गया है संयुक्त प्रौद्योगिकी सुरक्षा पहल। और किन किन देशों के बीच में है ये? ग्रेट ब्रिटेन और भारत के बीच में है। उसके बाद में दोस्तों अभी पेरिस में 2024 में ओलंपिक खेल होने वाले हैं। तो इस ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह से पहले अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने यह घोषणा की है दोस्तों कि भारत के प्रमुख रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक नीता मुकेश अंबानी को पेरिस में 142वें IOC सत्र में भारत की ओर से सर्वसम्मति से IOC के रूप में फिर से चुना गया है। तो पेरिस ओलंपिक से पहले नीता अंबानी भारत की ओर से फिर से IOC चुनी गई हैं। कौन चुनी गई? नीता अंबानी। कौन से सत्र के लिए? 142वें सत्र के लिए फिर से चुनी गई हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो अगर हम लोग यहाँ पर फिर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2030 ओलंपिक और पैरा ओलंपिक शीतकालीन खेलों की मेजबानी के लिए फ्रांसीसी आल्प्स को चुना है। किसको चुना है? फ्रांसीसी आल्प्स को चुना है। लेकिन
यह निर्णय तब ही किया जाएगा जब जो फ्रांस की सरकार है वो वित्तीय प्रतिबद्धताओं को लेकर के और आईओसी को गारंटी दे। लेकिन यहाँ पर अपन लोग देखें तो फिर आईओसी ने ही 2034 का ओलंपिक और पैरा ओलंपिक शीतकालीन खेलों के मेजबानी के रूप में साल्ट लेक सिटी यूटा को चुना है। इस प्रकार से यह एक वो अमेरिकी शहर है जो 2034 में शीतकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा। तो यहाँ पे 2024 का जो ओलंपिक है ना, वो कहाँ पर हो रहा है दोस्तों? वो पेरिस में हो रहा है। अब यहाँ पे जब हम लोग बात करें तो 2030 का जो ओलंपिक की मेजबानी कौन करेगा? तो वो करेगा फ्रांस का शहर आल्प्स। कौन सा करेगा दोस्तों? फ्रांसीसी आल्प्स को चुना है जो 2030 में ओलंपिक और पैरा ओलंपिक शीतकालीन खेलों की मेजबानी करेगा। लेकिन एक शर्त है कि फ्रांस अगर वित्तीय अनियमितताओं और वित्तीय गारंटी अगर दे देता है तो वहाँ पर होगा। लेकिन उसके बाद में 2034 की जो खेल होने वाले हैं, आईओसी ने उसके लिए ओलंपिक और पैरा ओलंपिक शीतकालीन खेलों के लिए किसको चुना है? साल्ट लेक सिटी और यूटा को चुना है। और ये दोनों अमेरिका के शहर है, अमेरिका का साल्ट लेक सिटी और अमेरिका का यूटा। वहाँ पर जो है वो दोस्तों 2034 के ओलंपिक खेल होंगे। उसके बाद में हम लोग फिर बात करते हैं तो बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान, उनको पेरिस के अंदर एक ग्रेविन म्यूजियम है, उसके द्वारा सोने के सिक्कों से सम्मानित किया गया है। तो शाहरुख खान पहले ऐसे भारतीय अभिनेता हैं जिनके नाम पर संग्रहालय में सोने के सिक्के रखे गए हैं दोस्तों। ठीक है, फिर अगली जो महत्वपूर्ण खबर है वो यहाँ पर हम लोग मैप ऑफ द डेज से पहले हम लोग यहाँ पर जो है वो एप्पल ने गूगल को टक्कर दी और मैप्स को पब्लिक बीटा में वेब पर लॉन्च किया। तो इससे संबंधित जब अपन लोग इस खबर की बात करते हैं तो एप्पल मैप्स अब पब्लिक बीटा के जरिए वेब पर उपलब्ध है, जो उपयोगकर्ताओं को सीधे अपने ब्राउज़र से सेवा तक पहुंचने की सेवा प्रदान करता है दोस्तों, सुविधा प्रदान करता है। यह विकास एप्पल मैप्स को गूगल मैप्स के साथ सीधे प्रतिस्पर्धा में लाता है। तो इस प्रकार से जो है वो एप्पल मैप्स जो है अब पब्लिक बीटा के जरिए वेब पर उपलब्ध है और वो जो है वो अपने ब्राउज़र से सीधे जो है वो उसके कंज्यूमर्स को अपनी सेवा और सुविधा प्रदान करता है। इस प्रकार एप्पल मैप्स जो है वो गूगल मैप्स को क्या कर रहा है? सीधे जो है वो टक्कर दे रहा है दोस्तों। तो इस प्रकार से किस प्रौद्योगिकी दिग्गज ने? तो एप्पल ने मैप्स के सार्वजनिक बीटा का अनावरण किया, जिससे वैश्विक उपयोगकर्ता अपने ब्राउज़र से सीधे सेवा तक पहुंच सकते हैं। तो वो कौन सा है? एप्पल है। उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं दोस्तों तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदला है। तो यहाँ पर जब अपन लोग देखते हैं दोस्तों तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में दो महत्वपूर्ण हॉल का नाम बदला है। दरबार हॉल जो है वो अब क्या कहलाएगा? गणतंत्र मंडप कहा जाएगा। दरबार हॉल को क्या कहेंगे? तो दरबार हॉल को हम गणतंत्र मंडप कहेंगे दोस्तों। जबकि अशोक हॉल का नाम बदल करके क्या किया गया है? अशोक मंडप किया गया है। अशोक हॉल को अब अशोक मंडप कहेंगे, जबकि दरबार हॉल को क्या कहेंगे? गणतंत्र हॉल कहेंगे। दरबार हॉल जो कि राष्ट्रीय पुरस्कारों की प्रस्तुति जैसे महत्वपूर्ण समारोह के लिए एक स्थल है, उसका नाम बदल करके अब क्या किया जाएगा? गणतंत्र मंडप किया जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो दरबार हॉल में राष्ट्रीय पुरस्कारों की प्रस्तुति होती थी, उसका नाम अब गणतंत्र मंडप हो जाएगा। जबकि अशोक हॉल जो है मूल रूप से एक बाल रूम था और अब उसको अशोक मंडप नाम किया गया है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में डेली राजस्थान जी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। कांठला किससे संबंधित है? तो ये बच्चों के गले का आभूषण है। चोल, पटोरी, चोरलो व निचोल किसके प्रकार हैं? तो ये साड़ियों के प्रकार है दोस्तों। आदिवासी महिलाओं की पाँव की पिंजड़ियाँ किस धातु की होती थी? तो वो धातु कौन सी है? पीतल की बनी होती थी। पाँवों की पिंजड़ियाँ किसकी बनी होती थी? पीतल की। सामेला क्या है? तो वधु पक्ष द्वारा वर पक्ष का जब बारात आने पर स्वागत किया जाता है उसको सामेला कहते हैं। लौंग और लटकन क्या है? तो ये आभूषण है जो किसके आभूषण है? नाक के आभूषण है। मदिल कहाँ पहनी जाती है? तो मदिल सर पर पहनी जाती है। पवरी, दुल्हन की ओढ़नी को क्या कहते हैं? पवरी कहते हैं। लुगड़ा क्या है? एक प्रकार की ओढ़नी है, ओढ़ने के लिए जो ओढ़नी होती है उसको क्या कहते हैं? लुगड़ा कहते हैं। रमझोल क्या है? तो ये एक आभूषण है जो पैरों में पहना जाता है। तो मध्यकालीन मारवाड़ में शरीर के पैरों पर पहना जाने वाले आभूषण को रमझोल कहते हैं। बीजक की पहाड़ी किस सभ्यता से संबंधित है? तो ये बेराट की सभ्यता से संबंधित है। और कालीबंगा से कितनी अग्नि वेदिकाएँ प्राप्त हुई हैं? तो कालीबंगा से 7 अग्नि वेदिकाएँ प्राप्त हुई हैं। ये इससे संबंधित राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न थे।
अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं पर्सन ऑफ द डे की, और इसमें हम लोग बात करेंगे वी के कृष्ण मेनन की बात करेंगे। वी के कृष्ण मेनन जो है वो इन्होंने 1928 में भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करने के लिए लंदन में इंडिया लीग की स्थापना की थी। तो लंदन में इंडिया लीग की स्थापना किसने की थी? वी के कृष्ण मेनन ने कब की थी? 1958 में की थी, 1928 में की थी, तथा उन्होंने जो है वो ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करने के लिए इसकी स्थापना की थी। भारत के संविधान की प्रस्तावना का पहला मसौदा जो है वो किसने लिखा था? तो पहला मसौदा वी के कृष्ण मेनन ने लिखा था, अर्थात भारत की संविधान सभा का गठन किया था। इस प्रकार से हम लोग जब देखें तो वी के कृष्ण मेनन जो है भारत के रक्षा मंत्री भी रहे, तथा जब भारत और चाइना का युद्ध हुआ था 1962 का, उस समय भी वो रक्षा मंत्री थे। भारत की संविधान का पहला प्रस्तावना का जो मसौदा लिखा गया था, पहला मसौदा, वो वी के कृष्ण मेनन ने लिखा था दोस्तों, और वो लंदन में भारत के उच्चायुक्त भी रहे थे, तथा बाद में 1954 में उनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया। तो 1954 में पद्म विभूषण मिला। भारत के संविधान की प्रस्तावना का पहला मसौदा उन्होंने तैयार किया था। उसके बाद में वी के कृष्ण मेनन जो थे वो भारत के रक्षा मंत्री भी रहे थे। उसके बाद में अपन लोग देखें तो संविधान की प्रस्तावना का पहला मसौदा लिखा था और इंडिया लीग की स्थापना भी की थी दोस्तों। अब आज हम लोग बात कर रहे हैं मैप ऑफ द डे में पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, और यहाँ पे आप लोगों को ये जो नक्शा दिख रहा है वो किसका है? मध्य प्रदेश का है। और मध्य प्रदेश में जब हम लोग देखें तो यहाँ पर जो है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व भारत के मध्य प्रदेश के अंदर सतपुड़ा की श्रृंखलाओं में है। किसमें है? सतपुड़ा की श्रृंखलाओं में स्थित है। और दोस्तों मध्य भारत की अगर अपन बात करें तो मध्य भारत का एक प्रमुख हिल स्टेशन भी है। तो यहाँ पर हम लोग देखें तो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व अपनी समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा के लिए या विरासत के लिए जाना जाता है दोस्तों। और यहाँ पर जो है वो एक बायोस्फीयर रिजर्व होने के साथ साथ में मध्य भारत का एक प्रमुख, जिसको हम लोग ये कह सकते हैं कि पंचमढ़ी जो है वो एक प्रमुख हिल स्टेशन भी है, और ये मध्य प्रदेश में सतपुड़ा की श्रृंखलाओं में स्थित है। फिर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं करंट अफेयर्स की। तो यहाँ पे हम बात करते हैं जल जीवन मिशन के तहत नल के माध्यम से सभी घरों में जल पहुँचाने वाला प्रदेश का पहला ब्लॉक कौन सा है? महत्वपूर्ण खबर है, और वो ब्लॉक दोस्तों कौन सा है? मांडल भीलवाड़ा, है ना। तो जल जीवन मिशन में नल के माध्यम से सभी घरों में जल पहुँचाया जा रहा है, और उसमें पहला ब्लॉक कौन सा है? राजस्थान का, तो मांडल भीलवाड़ा। प्रदेश की किस माइंस को जियो पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो जियो पर्यटन स्थल के रूप में किसको विकसित किया जा रहा है? जावर माइंस उदयपुर को। 19 जुलाई 2024 उद्यमियों को एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा महिला के लिए पहला यशस्विनी जागरूकता अभियान कहाँ आयोजित किया गया? राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में। तो उद्यमियों को एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा महिला के लिए पहला यशस्विनी जागरूकता अभियान कहाँ आयोजित किया गया? राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में। राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश में किस दिन को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाएगा? 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाएगा। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने डी लीट की उपाधि से किसको नवाजा है? तो वेद बनवारी लाल गौड़ को राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने डी लीट की उपाधि से नवाजा है। इस प्रकार से दोस्तों पर्सन ऑफ द डे, मैप ऑफ द डे, राजस्थान जीके की कुछ खबरें, और उसके साथ में राजस्थान, भारत और विश्व का करंट अफेयर्स ले करके, और फिर हम आपकी तैयारियों को और बेहतर बनाने जा रहे हैं। उम्मीद है हमारी ये कक्षा आपको पसंद आ रही होंगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, शुक्रिया।